ज्योतिबा फूले का नाम आते ही आप सभी के मन में क्या आता है? भारत के अग्रणी समाज सुधारक, शिक्षा के क्षेत्र में अहम किरदार निभाने वाले महामानव। भारत में उनके नाम पर विश्वविद्यालय हैं। उनकी मूर्ति को देश के संसद भवन में लगाया गया है। महात्मा की उपाधि दी गई है और आज की भारतीय राजनीति में उनको नायक अर्थात हीरो की तरह दर्शाया जाता है। आज हम ज्योतिराव फूले का चारित्रिक विश्लेषण करने वाले हैं, वो भी किसी और के द्वारा लिखी गई किताबें, आर्टिकल्स से नहीं, बल्कि ज्योतिराव फूले की सबसे ज़्यादा लोक प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी में दिए गए उनके विचारों से। गुलामगिरी पुस्तक कोई छोटी पुस्तक नहीं है, बल्कि आधुनिक भारत की महानतम पुस्तकों में से एक है। हमारा आज का प्रश्न यह है कि क्या फूले एक देशभक्त, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों के समर्थक नेता थे? क्या ज्योतिराव फूले देशभक्त या राष्ट्रवादी व्यक्ति थे? ये सवाल पूछना ऐसा है जैसे कोई पूछे कि क्या गांधी जी क्रांतिकारी थे, या क्या गांधी जी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हिंसा का प्रयोग करते थे। ज्योतिराव फूले देशभक्ति या राष्ट्रीयता जैसे कॉन्सेप्ट्स में यकीन ही नहीं करते थे। उनके अनुसार जो लोग जनता को देशभक्त होना या राष्ट्रवादी बनना सिखा रहे हैं, वे जनता को बेवकूफ़ बनाकर जनता को अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उकसा रहे हैं। सही सुना आपने, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उकसाना। वैसे हम सभी बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ज्योतिराव फूले महान देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारियों के समर्थक नेता थे। क्या वो सब कुछ झूठ था? इसलिए हम एनसीईआरटी की बुक्स को दरकिनार करते हुए ज्योतिराव की विश्वविख्यात पुस्तक गुलामगिरी को प्राथमिक स्रोत मानकर अपने प्रश्नों की उत्तर की खोज करेंगे। जब आप गुलामगिरी के परिच्छेद 1 का शीर्षक पढ़ेंगे, आपको उससे ही समझ में आ जाएगा कि ज्योतिराव फूले की वफादारी किस ओर थी। ब्राह्मणवादी धर्म की छत्र छाया में गुलामगिरी, सभ्य अंग्रेजों के राज्य में ज्योतिराव और ढोंडीराव। आपको इतिहास की समझ हो या ना हो, पर आप इस शीर्षक से समझ पा रहे होंगे कि ज्योतिराव फूले कैसे भारतीय धर्म को गुलामी से जोड़ रहे हैं और कैसे अंग्रेजी राज्य को सभ्य बताते हुए उनकी चाटुकारिता करते हैं और उसको अपना समर्थन दे रहे हैं। इसी परिच्छेद में ज्योतिराव फूले अंग्रेजी राज्य के दीर्घजीवी होने की कामना कर रहे हैं। परिच्छेद 11 में यह भी कहा गया है कि इन ब्राह्मणों ने हमारे दयालु अंग्रेजी राज्य के प्रति शूद्रों में नफरत भर दी है। अंग्रेजी राज्य और दयालु। फूले की नफरत केवल एक जाति के लिए परिलक्षित होती है, पर हम उसकी चर्चा कभी और करेंगे। पर अंग्रेजी राज्य की चाटुकारिता करने में वे कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसी परिच्छेद में 1857 की क्रांति को केवल अंग्रेजों के खिलाफ ब्राह्मणों की लड़ाई कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि परदेसी ब्राह्मण पांडे, यहाँ ज्योतिराव फूले मंगल पांडे की बात कर रहे हैं, कोंकण के नाना अर्थात नाना साहिब और तात्या टोपे जैसे ब्राह्मणों का युद्ध था। फिर फूले आगे कहते हैं कि कुछ शूद्र जैसे शिंदे, होलकर ने मुसीबत में पड़ी हमारी अंग्रेजी सरकार की कितनी मदद की। 1857 की क्रांति को भी फूले केवल जातिगत दृष्टिकोण से ही देखते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले हमारे नायक जैसे मंगल पांडे, नाना साहिब और तात्या टोपे उनके लिए विलन हैं, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण थे और इन सभी लोगों ने फूले के दयालु अंग्रेजी राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। और अंग्रेजों का समर्थन करने वाले होलकर और शिंदे फूले के लिए हीरोज हैं, क्योंकि वो जाति से शूद्र थे और उन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ दिया और भारतीयों को धोखा दिया था। ऐसा व्यक्ति हमारे लिए नेता कैसे हो सकता है? रावण को आप उसकी 100 अच्छाइयों से जस्टिफाई नहीं कर सकते। उसकी एक बुराई उसकी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ेगी और पड़नी भी चाहिए, वरना राष्ट्र नहीं बचेगा। पूरे परिच्छेद 14 में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि 1857 की क्रांति में भारतीय हार गए और अंग्रेज राज्य बच गया। फूले की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी में आप ज्योतिराव फूले को अंग्रेजों की चाटुकारिता, चापलूसी और उनके राज्य का समर्थन करते हुए देखेंगे। फूले को आप 1857 की क्रांति और हीरोज का विरोध करते हुए अंग्रेजों का समर्थन करते हुए देखेंगे। आप ऐसे व्यक्ति को देशभक्त कह रहे हैं जो स्वयं कहता है कि देश अभिमान जैसी फालतू बातों में नहीं फंसना है। क्या अब भी आप ज्योतिराव फूले को एक देशभक्त, राष्ट्रवादी, क्रांतिकारियों के समर्थक और हीरो की तरह देखते हैं? ये आपके ऊपर है।